हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अपुआ तंत्र, मतलब राजस्थान की जो नदियों वाला पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। तो नदियों वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो 2-3 क्लास में ये हम सारी नदियाँ, राजस्थान में जितनी भी नदियाँ हैं वो सब हम पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी है ना, उसमें जो कुल जल राशि है वो 70.8% तो जल राशि है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर जो कुल स्थल है वो 29.2%, मतलब 70% जल हो गया तो 29.2% स्थल रह गया। तो जल की मात्रा कितनी होगी? 70% हमारे पृथ्वी पर क्या है? जल है। उसके बाद जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध जल, राजस्थान में कितना जल है, मतलब पृथ्वी के ऊपर तो 70% हिस्सा जल है, लेकिन हमारे राजस्थान में कितना जल है? वो है 1.16%, मतलब बोलेंगे 1.16%, ठीक। उसके बाद राजस्थान में कुल जल ग्रहण जो क्षेत्र हैं वो हैं 16 क्षेत्र, और क्या है, राजस्थान में कुल उप जल ग्रहण क्षेत्र 58, ठीक। अब यदि बात करें हम कि जो राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें नदियों का जो उद्गम हो रहा है ना, मतलब नदियाँ ज़्यादा निकल रही हैं, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से नदियाँ ज़्यादा निकल रही हैं, नदियों का स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वहाँ से, तो वो है उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। मैप में देखें तो उदयपुर कहाँ है, सभी को पता होगा, पागड़ वाला हिस्सा, मेवाड़ वाला, ये रहा उदयपुर आपका। मतलब देखो कि ये जो उदयपुर ज़िला है इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ उदयपुर ज़िले से निकलती हैं हमारे राजस्थान के अंदर। उसके बाद आता है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अब सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। उद्गम तो सर्वाधिक नदियों का उदयपुर से होता है, लेकिन जो सर्वाधिक नदियाँ हैं वो है कोटा के अंदर बहती हैं। सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? कोटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सर्वाधिक नदियों वाला जिला। अब देखो, सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है वो है चित्तौड़। यदि संभाग के तौर पे पूछे तो कोटा है। कोटा देखो, ये पूरा संभाग, अकेला कोटा की बात नहीं हो रही। कोटा संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं, हमें पता है, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। तो संभाग की बात करें तो हमें ये पूरा कोटा संभाग बताना है कि इसमें सर्वाधिक नदियां हैं। और यदि बात कर ले जिले की, तो जिले में कौन सा बताना है हमें? चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां हैं। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ है? देखो, ये रहा चित्तौड़, ठीक। तो यहाँ पे सर्वाधिक नदियां हैं। उसके बाद बात आती है जिला जहाँ कोई नदी नहीं बहती। तो ऐसा कौन सा जिला है जो जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बह रही है? तो वो है बीकानेर एंड चूरू, जो कि ऊपर वाले हिस्से में आ रहे हैं। बीकानेर संभाग में आते हैं बीकानेर एंड चूरू, उत्तरी राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अफवाह की दृष्टि से नदियों को 3 भागों में बांटा है। हमारा जो राजस्थान में है उसमें कि जो नदियों का जो अफवाह तंत्र है, मतलब नदियाँ कैसी बह रही हैं, किस साइड बह रही हैं, तो उसको, नदियों के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, ठीक है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र का, दूसरा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, एंड तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। अब ये जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है ये क्या है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र में वो नदियाँ आएंगी जो अरब की खाड़ी में जाके गिरते हैं। राजस्थान की वो नदियाँ जो कि अरब सागर में अपना जल लेके जाती हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल लेके जा रही हैं, ठीक है। हमें पता है ना, इंडिया में, मतलब हमारा जो भारत है उसके अंदर, ये भारत है ना, ये निचली, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, इस साइड अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी।
तो वो नदियाँ राजस्थान की जो बंगाल वो अरब सागर में जल लेके जा रही हैं, तो उन नदियों को तो क्या बोला जाएगा, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। उनके अपवाह तंत्र को क्या बोल देंगे, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। उसके बाद वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं उनको क्या बोलेंगे, जो इधर जल लेके जा रही हैं उनको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। उसके बाद जो तीसरा अपवाह तंत्र है वो है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। अब ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र क्या है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र वो है जैसे नदियाँ हमारे राजस्थान में बहती हैं, न तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं न ही अरब सागर में गिर रही हैं, ये किसी स्थल में ही जाके मतलब समाप्त हो जाती हैं, राजस्थान के मरुस्थल में ही समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। उसको क्या बोलेंगे, उन नदियों के अपवाह तंत्र को आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, हो गई 3। अब देखो अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, जो मेन प्रमुख नदियाँ हैं। मतलब पहले तो देख लेते हैं कि जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है इसका जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनमें 16% हिस्सा अरब सागरीय अपवाह तंत्र का है, बंगाल की खाड़ी का 24% हिस्सा है, एंड जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसका 60% हिस्सा राजस्थान के अंदर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अपवाह तंत्र का भाग है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित हैं। पहली है लूनी नदी, दूसरी माही नदी, तीसरी है साबरमती एंड चौथी है पश्चिमी बनास। अब देखो ये जो 4 नदियाँ हमें याद रखनी है, लूनी, माही, साबरमती, और भी छोटी मोटी नदियाँ हैं लेकिन ये मेन क्या है, प्रमुख नदियाँ। और नदियाँ जैसे माही की हो गई सोम एंड जाखम, तो वो माही की सहायक नदी हैं। ठीक है, लूनी की भी ऐसे सहायक नदी हैं बहुत सारी, तो वो हम सहायक नदियों में पढ़ेंगे। ये जो मेन प्रमुख नदियाँ हैं वो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र का, और जो इनकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे इसका मतलब वो भी अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, क्योंकि वो लूनी में ही आके मिल रही हैं, और लूनी अपना जल कहाँ पे गिराती है, अरब सागर में। ठीक है, तो वो भी हो गई अरब सागरीय अपवाह तंत्र। लेकिन मेन प्रमुख तौर पे बात करें तो लूनी, माही, साबरमती और पश्चिम बनास, ये 4 याद रखना अपवाह तंत्रीय अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। दूसरा बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं वो मेन तौर पे हैं बनास, चंबल, सिंधु एंड गंभीरी। क्या है, बनास, चंबल, सिंधु एंड गंभीरी। उसके बाद बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र की, इसमें नदियाँ आती हैं घग्गर नदी, साबी नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, रूपनगढ़, रूपारेल एंड मेंथा नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ हो गई हमारी 3 भागों में जो अपवाह तंत्र हमने बांटा है राजस्थान का। अब देखो सबसे पहले हम लूनी नदी की, ठीक है, तो लूनी नदी की बात करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं लूनी नदी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लूनी नदी। ठीक, अब देखो ये जो लूनी नदी है हमारी, ये कहाँ से निकलती है। ये रहा हमारा अजमेर, ये रहा हमारा अजमेर। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर। अजमेर में है नाग पहाड़, ये क्या है, नाग पहाड़। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, लूनी नदी निकली, ये जा रही है बहते हुए। ये तो हो गई हमारी लूनी नदी। इसके नाम भी हैं सागरमती, सरगावती। ठीक है, ये इसके अन्य नाम हैं। इसको रेल नदी भी कहते हैं, मरुगंगा भी कहते हैं, अंतसलीला भी बोलते हैं, तो ये इसके नाम है। मतलब इसको इन अन्य नामों से जाना जाता है। अब देखो लूनी नदी हमारे अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है, इसका ये उद्गम स्थान है। ठीक है, यहाँ पे अगस्त्य मुनि का एक मंदिर भी है। ठीक है, अब देखो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये अपना जल कहाँ पे गिराएगी, कहाँ पे गिराएगी, लास्ट अरब सागर में गिराती है ना लूनी नदी अपना जल। तो अब देखो ये जो नदी है ना,
यहाँ इस साइड बह रही है, इसका मतलब नदी का मुंह किस साइड है, या इस साइड है, ये इसका मुंह है, मतलब नदी का मुंह कहाँ है, यहाँ पे है, ये नदी का मुंह है इस साइड। तो नदी का जो राइट हैंड होगा वो कहाँ होगा, नदी का जो राइट हैंड होगा वो यही तो होगा, ये नदी का राइट है, ये नदी का लेफ्ट है। तो नदी के राइट साइड से एक नदी आके मिलती है, जो लूनी नदी है उसकी राइट साइड से, ये लूनी नदी है, इसकी राइट साइड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है, जोजड़ी। ठीक है, अब ये जो जोजड़ी नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये नागौर से निकलती है। जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है, नागौर से। और ये कहाँ पे आके इस लूनी नदी में मिलती है, जोधपुर में। कहाँ पे मिलती है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर ध्यान दो कि नागौर से ये जोजड़ी, ये यहाँ पे है जोजड़ी नदी, नागौर से निकली और जोधपुर में आके लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये सिर्फ राइट साइड की एक नदी है लूनी की, लूनी के दाहिने साइड से सिर्फ एक ही नदी आके लूनी में मिलती है। ठीक है, और अब जो जितनी भी नदियाँ मिलती हैं जोजड़ी के अलावा वो सारी लेफ्ट साइड की नदियाँ हैं लूनी के अंदर। तो जो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, ठीक है, जिसका नाम है बांडी। क्या नाम है, बांडी। अब ये जो बांडी नदी है ये हेमावास की पहाड़ियों से पल्ली के अंदर से निकलती है, मतलब जो पल्ली ज़िले से ये हेमावास की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पल्ली के अंदर से निकलेगी, पल्ली के अंदर, और ये भी है इधर जोधपुर के अंदर आके इसमें मिलती है, जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ मिल जाती है, लूनी नदी के अंदर, नाम है इसका बांडी नदी। उसके बाद एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है मीठड़ी। क्या नाम है, मीठड़ी, मीठड़ी नदी। ठीक है, अब ये जो मीठड़ी नदी है ये भी कहाँ से निकलती है, पल्ली से। कहाँ से निकलेगी, पल्ली के अंदर से। और एक नदी देखो यहाँ पे जो बांडी नदी के अंदर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गुहिया। ठीक है, गुहिया नदी बांडी की सहायक नदी, और लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, एक बांडी होगी एक मीठड़ी होगी, दो तो सहायक नदियाँ हो गई। ये इसमें अपना जल लूनी नदी में आके मिला देती हैं। उसके बाद देखो तीसरी नदी, तीसरी नदी का नाम है सूकड़ी। आड़ी अड़ी ज़्यादा आ रहा है, देखो जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, मतलब लूनी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें अड़ी या फिर डे ज़्यादा आ रहा है लास्ट में। अब ये जो सूकड़ी नदी है ये भी पल्ली से ही इस सूकड़ी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और समदड़ी पाली के अंदर ये अपना जल लूनी नदी में गिरा देती है, समदड़ी पाली के अंदर। उसके बाद चौथी नदी है जिसका नाम है जवाई। क्या नाम है, जवाई नदी। इस जवाई नदी के ऊपर, ये जवाई नदी यहाँ पे जो लूनी नदी के अंदर अपना जल मिलाती है, कहाँ, किस क्षेत्र में के अंदर, बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर आके जवाई नदी अपना जो जल है वो लूनी नदी में गिराती है। इस जवाई के ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। इम्पोर्टेंट है जवाई बांध। ठीक है, ये जो जवाई बांध बना है ये कहाँ बना है, सुमेरपुर पाली के अंदर। जवाई बांध कहाँ बना है, सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध बना है। ठीक है, और ये नदी भी पाली के अंदर से निकलती है। उसके बाद ये जो जवाई बांध है, मतलब ये जो जवाई बांध इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से, राजस्थान में, यहाँ पे लिखते हैं राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से,
दृष्टि से सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी ये पेयजल परियोजना है, बड़ी परियोजना, ऐसे लिख लो, परियोजना है। राजस्थान में पेयजल परियोजना है, ये पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जोआई बांध परियोजना। ठीक, उसके बाद देखो कितनी नदियां हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 नदियां हो गई, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी एंड जवाई, 4 नदियां हो गई ना लूनी के नदी के अंदर। उसके बाद 2 नदियां और बच गई, जिनका नाम है, एक तो है खारी, ठीक है, खारी, क्या है, खारी। अब ये जो खारी नदी है ये कहाँ से निकलती है, सिरोही से। कहाँ से निकलती है, सिरोही से, और लूनी नदी में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है सागी, ठीक है, क्या नाम है, सागी। एक है साबी नदी, वो अलग है। अभी याद रखना, जो अजमेर के मतलब क्या है कि सागी नदी इसमें आके मिलती है लूनी नदी में। अब ये जो सागी नदी है ये कहाँ से निकलती है, जालोर से। कहाँ से निकलती है, जालोर से, जसवंतपुरा पहाड़ियों, जालोर की जसवंतपुरा पहाड़ियों से। ठीक है, ये इसके लिए है, सागी नदी लूनी नदी में अपना जल मिलाएगी, कहाँ पे निकली, जालोर से निकली, जसवंतपुरा की, जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। खारी नदी सिरोही से निकल के लूनी में अपना जल मिला रही है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है, सुमेरपुर पाली से, जवाई बांध। राजस्थान में ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान का है, किसका लिखना, पश्चिमी राजस्थान का। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये जोआई बांध परियोजना। एक हो गई सूकड़ी, तो ये सारी नदियाँ याद रखना, कितनी हो गई, मेन बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी एंड साकी। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये मतलब ऐसे दिमाग में होना चाहिए कि डायग्राम बना के जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा याद होता है। ऐसे लिख लेते 5-6 नदियाँ तो इतना याद नहीं होता। अब देखो लूनी नदी है, अजमेर में नागपहाड़ से लूनी नदी निकली। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में बहती है ना, ये लूनी नदी कहाँ पे बह रही है, देखो ये जो क्षेत्र है ना, लूनी नदी यहाँ पे बह रही है, ये रहा हमारा अजमेर में नागपहाड़ से निकली, ठीक है, और इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से ये बही बाड़मेर में, ठीक है, यहाँ से ये गुजरात के अंदर चली गई कच्छ के रण में। अब देखो नागौर से एक नदी निकली थी, क्या बताया था हमने, जोजड़ी नदी, जो कि जोधपुर के अंदर आके इस लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये, और यहाँ से और भी नदियाँ, पाली से देखो कितनी नदियाँ निकली थी, जालोर से निकली थी, ठीक है, तो वो सारी नदियाँ, ये जो पूरा सारी नदियों को यदि हम मिलाएं तो ये लूनी नदी का क्या बन गया, अपुआ तंत्र, पश्चिमी राजस्थान में। तो इन जिलों को कवर करती है लूनी नदी, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, थोड़ा थोड़ा उदयपुर राजसमंद को भी कर लेती है। ठीक है, मतलब ये अरब सागर की नदियाँ इस साइड से हैं। ठीक, समझ में है लूनी नदी कहाँ पे है, यहाँ पे लूनी नदी बह रही है इस हिस्से में। जिले पूछे जाएं तो ये जिले हैं, अजमेर, नागौर, ब्यावर, इसी के अंदर अजमेर के अंदर जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये सारे जिले हैं लूनी नदी के। अब देखो ये हो गया, लूनी नदी से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं, क्या मतलब लूनी नदी कैसे। तो देखो लूनी नदी जो है ना,
फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लूनी नदी से। इसके क्या हैं उपनाम। ये हो गई हमारी लूनी नदी। अब इसके देखें इसके उपनाम क्या क्या हैं, क्योंकि उपनाम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके जो उपनाम होंगे, एक तो हमने बताया सागरमती मेन नाम है, आ चुका है एग्जाम में। सागरमती किसका उपनाम है, तो सागरमती नदी इसको बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सरगावती। सरगावती। इसी को क्या बोलते हैं, रेल नदी। रेल नदी भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद इसी को बोलते हैं मरुगंगा, क्योंकि देखो मरुस्थल के अंदर है ना, तो गंगा का ही काम कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, मरुगंगा। इसी को इसी के साथ बोलते हैं लवणवती, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे लवणवती। लवणवती नदी बोलेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसको क्या और क्या बोलते हैं, अंतः सलीला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः सलीला। ठीक है, ये तो हो गई लूनी नदी के उपनाम। उसके बाद आ जाओ, अभी देखते हैं लूनी नदी का उद्गम। देखा ना हमने, उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ की जो क्या है, नाग पहाड़ी अजमेर। नाग पहाड़ी अजमेर में लूनी नदी का उद्गम हो गया। अब देखो जो लूनी नदी है, नागपहाड़ी अजमेर से उद्गम हो गया। नागपहाड़ी अजमेर के अंदर ही अगस्त्य मुनि का मंदिर बना हुआ है। अगस्त्य मुनि का मंदिर बना है, मतलब ये मतलब मंदिर क्या कहें हम इसको, क्या बोलेंगे, मतलब उनका निवास स्थान। अगस्त्य मुनि का ये निवास स्थान माना जाता है, जो कि उसके ऊपर मुनि का ये लिखो निवास स्थान। क्या यहाँ पे बना है नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर बना है, नीलकंठ महादेव मंदिर, नागपहाड़ी के ऊपर। अब देखो पूछा जाए नागपहाड़ी के अंदर कौन सा मंदिर है, या फिर ऐसे पूछ ले नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो नागपहाड़ी अजमेर। इसी के ऊपर मतलब नीलकंठ मंदिर में यहाँ पे क्या है, अगस्त्य मुनि का निवास स्थान। नागपहाड़ी बोलो या फिर नीलकंठ महादेव मंदिर बोलो। ठीक, अब ये कहाँ तक जाती है, मतलब कच्छ के रण में। कच्छ के रण तक नदी बहती है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है, देखो लूनी की जो टोटल लंबाई है, इसकी जो लंबाई है कुल लंबाई तो इसकी है 495 किलोमीटर। यदि कुल लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर। अब देखो ये जो नदी है लूनी नदी, ये पहले राजस्थान में बहेगी, फिर ये गुजरात में अपना जल लेके जाती है। तो जो टोटल नदी राजस्थान और गुजरात की मिला के तो कितनी हुई, 495। और यदि बात करें राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में जो लंबाई है वो है इसकी 330 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई पूछी जाए तो 495 किलोमीटर, यदि राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो 330 किलोमीटर। अब इसका जो बेसिन है, मतलब ये किस बेसिन में बहती है हमें पता है, लूनी नदी, और उसको हम बोलते हैं गोडवाड़ बेसिन। तो गोडवाड़ बेसिन के अंदर क्या लूनी नदी बहती है। अब ये जो नदी है लूनी नदी, ये अपना जल, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, बालोतरा तक, मतलब इसका जो जल है ना बालोतरा तक जाएगी। बालोतरा कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। तो देखो ये जो नदी है, मैप में देखो नदी आई बालोतरा तक, तो इसका जल क्या रहता है, ये बालोतरा अब जिला बन गया, नया जिला बन गया ना, अब बाड़मेर में पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है।
तो बालोतरा तक तो इसका जो जल है नदी का ये तो खारा रहता है, बालोतरा के बाद इसका जल क्या हो जाता है, मीठा। तो ये मेन पॉइंट है कि इस जो नदी है लूनी नदी, कहाँ तक इसका जल खारा रहता है, बालोतरा, और बालोतरा के बाद क्या हो जाता है, लूनी नदी का जल मीठा हो जाता है। तो लिख लो, जल बालोतरा तक, इसका जो जल है बालोतरा तक मीठा, और फिर क्या हो जाता है, सॉरी क्या बोल दिया, बालोतरा तक मीठा और फिर क्या हो जाता है, खारा। मतलब लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा, उसके बाद क्या हो जाती है, ये खारी नदी हो जाती है, इसका पानी क्या हो जाता है, खारा। ठीक है। उसके बाद किस सभ्यता के, मतलब तिलवाड़ा, लिखो तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर, इसी नदी के किनारे है। जो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर के अंदर है वो इसके क्या है, किनारे। इसी नदी के किनारे क्या है, तिलवाड़ा सभ्यता। ठीक है। अब ये मतलब ये जो नदी है ये सांचौर के अंदर क्या दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। सांचौर कहाँ, जालोर। तो सांचौर के अंदर दलदली क्षेत्र का क्या निर्माण करती है, सांचौर में दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा, मतलब इस नदी से पुष्कर में अधिक वर्षा, मतलब यदि ऐसे समझो, यदि जो अजमेर की पहाड़ियाँ, मतलब पुष्कर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, अजमेर के अंदर, यदि वहाँ पे बारिश हुई, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई, तो जो बाढ़ आएगी इस नदी में, बारिश के कारण नदी में बाढ़ तो आएगी, तो यदि बारिश के कारण उस बारिश हुई, पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश हुई, तो जो बाढ़ है ना, बाढ़ के कारण ये जो नदी है अपना जल कहाँ तक ले जाएगी, बालोतरा तक। अभी हमने बालोतरा देखा, तो ये नदी बाढ़ आने पर अपना जल कहाँ पे ले जाती है, बालोतरा तक। ठीक है। तो ये हो गई हमारी नदी की बात। एक और पॉइंट है कि बालोतरा नदी के पेटे से नीचे है। तो जो बालोतरा है एक ऐसा स्थान है, बालोतरा, जो इस नदी के भी पेटे से नीचे है। इसका मतलब है नदी से भी नीचा स्थान है ये बालोतरा। क्यों नीचा है, इसी वजह से तो उसमें बाढ़ आ रही है। यदि वो ऊंचा स्थान होता तो बाढ़ ही नहीं आती। मतलब ये जो जमीन है उसकी थोड़ा सा वो नीचे है उससे, ठीक है, हाइट में, तो नदी वो बाढ़ इसलिए बालोतरा के अंदर जल्दी आ जाती है। तो ये लिख लो यहाँ पे कि यदि पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा हो जाए, पुष्कर में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ बालोतरा तक आएगी, बाढ़ बालोतरा तक। ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट था, ये जो बालोतरा है ये नदी के पेटे से क्या है, नीचे है। बालोतरा नदी के पेटे से क्या है, नीचे है। ठीक है, ये हो गया नीचे। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी लूनी नदी से रिलेटेड। उपनाम इसका सागरमती, सरगावती, रेल नदी, मरुगंगा, लवणवती, अंतसलीला। उद्गम इसका नागपाड़ी, अजमेर, नीलकंठ महादेव का मंदिर वहीं पे है, अगस्त्य मुनि का निवास स्थान भी वही माना जाता है। नदी कहाँ तक जाती है, कच्छ के रण तक, गुजरात, कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी। ठीक है। लंबाई इसकी टोटल बोले तो 495, एंड यदि राजस्थान में ही पूछी जाएगी अकेले तो 330 किलोमीटर। ठीक है, ये रही 330 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो तिलवाड़ा सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे पे बसी हुई है, और ये जो नदी सांचौर के अंदर जाएगी तब दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, और पुष्कर में यदि बारिश अधिक हुई तो जो बाढ़ आएगी इस नदी में वो बालोतरा तक जाती है, और बालोतरा नदी के पेटे से नीचे है, इसलिए बाढ़ बालोतरा के मतलब वर्षा के कारण बाढ़ बालोतरा में आ ही जाती है। मतलब बालोतरा में
आती है, ऐसे लिखो। बाढ़ कहाँ पे आएगी? बालोतरा में आएगी। क्यों? क्योंकि वो नदी के पेटे से नीचे है, इसलिए बालोतरा में क्या आएगी? बाढ़ आएगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी। ठीक है, ये देखो, ये हमने पढ़ा था ना, लूनी नदी, समझ में आई? ये याद रखना, ये इसकी सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियों के बारे में भी अलग से पढ़ लेंगे थोड़ा, कि कौन सी कहाँ से निकलती है, ऐसे ऐसे। बाकी और सारी नदियाँ कल की क्लास में या फिर आगे की क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर कोई डाउट लगा हो या फिर क्लास में कोई गलती लगी हो तो कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।